हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। कोरोना के संकट में पूरी दुनिया घिरी हुई है और अब नया दौर शुरू हुआ है कि लॉकडाउन कैसे खत्म किया जाए। अलग अलग फेजेस में लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और मेहमान के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक दो बातें याद दिलाता हूं। बल्कि हमारे जो खास मेहमान हैं उनका जिक्र कर दूं, ताकि ये उन्होंने कुछ बातें फरवरी में कही थी, वो मैं याद दिलाऊंगा। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब, ये दुनिया में तकरीबन अकेली आवाज है जो शुरू से एक ही किस्म की बात कह रहे हैं। और वो ये कि फरवरी में जब हमने पहला इंटरव्यू किया था डॉक्टर साहब का, तो उन्होंने कहा था कि ये कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, जैसे कोई और फ्लू है उसी तरह कोरोना भी है। उसके अलावा एक और बात जो खास कही थी वो ये कि ये अंतर्राष्ट्रीय बड़े जो व्यापारी घराने हैं और दवाई कंपनियां हैं, ये उनका खेल है। तीसरी बात जो बताई थी, डब्ल्यूएचओ का बहुत ही डूबियस रोल है। यह भी बताया गया था कि वो किस तरफ काम कर रही है। अब तक जो कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ बताया जा रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो क्या है, उसमें भी बहुत हेर फेर बताई जाती है। जैसे डेथ सर्टिफिकेट का परफॉर्मा बदल देना या पेंडेमिक का डेफिनेशन बदल देना, इस सब के साथ में जिस तरह से दुनिया भर में मीडिया में बताया जा रहा है, उसके हिसाब से अब तक दुनिया में 55,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। कुल मरीजों की तादाद जो बताई जा रही है वो 56,81,000 से ज्यादा बताई जा रही है। अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। यूके में 37,000 से ज्यादा, 33,000, और उसके बाद फिर फ्रांस और ब्राजील और दूसरे देशों का नंबर है। हमें भी अब 4,300 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 1,51,000 से ज्यादा मरीज बताए गए हैं। लेकिन डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने जो बात बताई थी कि जब आप हेल्थ मिनिस्टर से मिले, हर्षवर्धन जी से, और उनसे कहा कि कुछ मरीज हमें दे दीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो डब्ल्यूएचओ के प्रोटोकॉल से चलना है। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं कि आज बहुत ही अहम इश्यूज पर बात होने जा रही है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब, आपका वेलकम है। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आपने हाल ही में 2 विदेशी मरीजों को ठीक किया है अपनी डाइट के उनको फॉलो करा करके। वो क्या है और उसके आगे इस सब में क्या हो, पूरी तरह से दुनिया के सामने दिखाई गई है। अब आप इसे कैसे देख? देखिए, मैं तो वही बोलता हूँ जो पहले बोला था। जनवरी महीने में, फरवरी महीने में या मार्च में या अप्रैल में, आज भी मैं सेम चीज बोलता हूँ कि कुछ भी नया नहीं है, ये तो एक फ्लू है। हम में से ऐसा कौन है जीवित इंसान जिसको कभी जीवन में फ्लू नहीं हुआ हो। इसलिए फ्लू क्या है, इन्फ्लुएंजा क्या है, ये और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर सी बात है, इट इज ए रेस्पिरेटरी डिजीज। यानी कि हजारों तरह के वायरस है, उनमें से बहुत सारे वायरस है जो यहाँ पे रहते हैं हमारे, अभी भी होंगे। और उनमें से कभी कोई शैतान वायरस थोड़ा बहुत छेड़खानी करता है, तब हमारी इम्यूनिटी एक्टिव हो जाती है। जब एक्टिव होती है तो एक्टिव होके उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिसे हम बोलते हैं कफ खांसी। और उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जिसे हम बोलते हैं फीवर। लेकिन कफ या फीवर कोई बीमारी नहीं है, वो तो हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। बस उसी के आसपास का खेल चल रहा है जो शुरू से मैं बता रहा हूँ। और इसमें सिर्फ इसकी कोई दवा नहीं होती, इसमें बस अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो तो 3 दिन लगते हैं, और बहुत ज्यादा हुआ तो 5 दिन लगते हैं नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव होने में। लेकिन ये बात सिद्ध करने के लिए मैंने हर्षवर्धन जी से बोला पेशेंट दीजिए, उन्होंने पेशेंट दिया नहीं। तो बाहर किसी और देश से मुझे कतर से पेशेंट मिले, फिर उन पे हमने ये डाइट दिया, और जाहिर सी बात है कि डाइट से इम्यूनिटी बढ़ेगी। और 3-4 दिन के अंदर पेशेंट के सारे सिम्टम चले गए। और उसके बाद टेस्ट किया गया तो टेस्ट रिपोर्ट भी नेगेटिव था। जो तो एक मामूली सी चीज का एक इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा बिजनेस, और इतना बड़ा एक षड्यंत्र, इतना बड़ा एक खेल, तो ये तो अनबिलीवेबल है। तो अभी आप अब आप क्या महसूस कर रहे हैं? ये आखिर पूरी दुनिया को, अगर आपकी बात सही है, जो आप अपने रीजंस के साथ कह रहे हैं, अब ये जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो आखिर इससे, इस डर से कैसे निकले? क्योंकि आज भी
ऐसा हो रहा है कि मरने के बाद टेस्ट करके बता दिया जाता है कि ये कोरोना से मरा है, और उसको डेड बॉडी तक को भी घर वालों को नहीं दी जाती डेड बॉडी भी। और ऐसे खौफ के आलम में पूरी दुनिया आज भी जीने पर मजबूर है। वो आखिर किस तरह से इस डर से निकले, क्या हो? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह से किसी को जुकाम होता है, या H1N1 था, या इन्फ्लुएंजा था, या और भी कोई तरह के इंफेक्शियस डिजीज थे, तो इंफेक्शियस डिजीज इस ट्यूबरक्लोसिस, जो कि इससे 5 गुना ज्यादा इंफेक्शियस है, तेजी से फैलता है। तो ऐसा नहीं कि कोरोना में अगर कोई कोरोना के डेड बॉडी के पास खड़ा हो जाएगा, उसको छुएगा तो उसको पक्का ही कोरोना हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका एक सबूत मैं अभी आपको दूंगा। मेरे कुछ पेशेंट्स हैं अभी करेंटली जो मेरे साथ में है, तो मतलब मेरे इंटरवेंशन के अंदर है, वो भी कतार के हैं, और उनको वहां, उस देश का नाम ले रहा हूँ क्योंकि वहां मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं। तो जब कोई डायग्नोस होता है वहां पे, तो उसको क्वारंटाइन न करके उसको उसी हॉस्टल में दोबारा भेज देते हैं जहाँ पे पहले से ही हजारों और लोग रह रहे हैं, और उसको बस बोलते हैं कि थोड़े दिन में ठीक हो जाओगे तब दोबारा ज्वाइन कर लेना। तो ये एक सबूत मैं दे रहा हूँ कि भाई, अगर तो कोरोना एक से हजारों को फैलने वाली बीमारी होती, तो वहां तो किसी को नहीं फैल रही, और वो मेरे डाइट पे रहते हैं और वो 2-4 दिन में ठीक भी हो जाते हैं, जैसे बाकी फीवर में होता है। पहली बात। दूसरी बात, पूरे भारत में मेरे बहुत सारे अब पेशेंट्स हैं जो जब से मैंने 3 स्टेप डाइट बताया, फरवरी महीने में बताया, मार्च में बताया, अप्रैल में बताया, अब ये डाइट की जानकारी पूरे भारत में फैल चुकी है एक तरह से। और अक्सर जो जब कोरोना डायग्नोस होते हैं, और जो डॉक्टरों के हॉस्पिटल के चुंगल से बाहर निकल पाते हैं, घर पे ही जो अपना इलाज करते हैं, तो वो डाइट लेते हैं, 3-4 दिन में ठीक हो जाते हैं, और होने के बाद वो बाहर भी जाते हैं, घूमते भी है, लोगों से मिलते भी हैं। अभी तक कोई खबर ऐसी आई नहीं कि उनकी वजह से ये कोरोना बाकी लोगों में फैल गया हो, या इन्फेक्शियसली वो ट्रांसफर हुआ हो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये इन्फेक्शियस नहीं है। इसका इन्फेक्शन रेट है 2.2, और 2.2 उतना ही होता है जितना इन्फ्लुएंजा का है। खांसी जुकाम का भी टू 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 है, तो चिकन पॉक्स का 5 है, और ट्यूबरक्लोसिस का 10 से 15 के बीच में है। तो इट इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज एज मच एज जैसा बोला जा रहा है। ये तो डराने का एक व्यापार का एक तरीका है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी जो तंजानिया से कुछ खबर है, आपने भी टी शर्ट जो पहन रखी है तंजानिया, इसका कोई खास वजह है? क्या है तंजानिया में, क्या ऐसा पहला हुआ है, जरा कुछ बताइए। देखिए, मैंने तो टी शर्ट पहना हुआ है तंजानिया का, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बाद ना केवल आप टी शर्ट पहनना चाहेंगे, आपके दिल में तंजानिया बैठ जाएगा। मैं ऐसी खबर आपको देने वाला हूँ, और ये खबर बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस खबर को अफ्रीका के बाहर ना आ जाए। पूरी दुनिया, आप दुनिया के मेन स्ट्रीम मीडिया ने पूरी ताकत लगा के इस खबर को रोका हुआ है, लेकिन हमारे कुछ अच्छे दोस्त तंजानिया में हैं, और उनके माध्यम से ये खबर मुझे कल मिली है। वो खबर ये कि तंजानिया के प्रेसिडेंट ने, जॉन मैकफुली, जो कि अपने आप में बायोकेमिस्ट्री के पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं बायोकेमिस्ट्री के। तो ये खबर तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच गई होगी कि जब RT-PCR टेस्ट तंजानिया को WHO ने दिया, तो प्रेसिडेंट को शक हुआ कि ये टेस्ट काम करता है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, पपीता लिया, बकरी लिए, भेड़ लिए, गधे लिए, तो हर तरह के जानवर, लिविंग नॉन लिविंग चीजें लिए, और उनका सैंपल निकाल के लैब में दे दिया, ये बोल के कि इसका नाम एलिजाबेथ है, इसका नाम विकी है, अलग अलग नाम से दे दिया, ह्यूमन नेम रख दिया, राइट। किसी और लैब के टेक्नीशियन को पता नहीं था कि ये ह्यूमन ना हो, कि कोई या तो पौधा है, या कोई पपीता है, कोई फल है, कोई सब्जी है, कोई भेड़ है, कोई बकरी है। और लैब टेक्नीशियन ने उन सब का रिपोर्ट जब दिया अगले दिन, तो दिया, पपीता का रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया, कोरोना पॉजिटिव, भेड़ का भी कोरोना पॉजिटिव आया, बकरी का भी कोरोना पॉजिटिव आया। तो उनका शक जो था कि भाई ये तो एक षड्यंत्र चल रहा है, वो क्लियर हो गया उनके दिमाग में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इस टेस्ट किट को उठा के तंजानिया के बाहर WHO को वापस फेंक दिया, लिटरली उसको फेंक दिया। और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि अब ये बात, यहाँ तक की बात सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची होगी, आप तक पहुंची होगी, लेकिन अब उन्होंने फेंकने के बाद जो किया, ये बात छुपाई रखी है, अभी तक ये छुपी हुई है। ये बात मैं आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाता हूँ, वो ये कि उन्होंने सारा कुछ वैसा ही कर दिया जैसे आज से 5 महीने पहले दिसंबर में दुनिया थी। आज उनकी दुनिया एग्जैक्टली वैसे है। यानी कि आज अगर आप चाहें तो आप तंजानिया जाएंगे, तो एयरपोर्ट में आपकी कोई चेकिंग नहीं होगी, कोई क्वारंटाइन नहीं होगा, कोई आइसोलेशन नहीं होगा, कोई आपकी टेस्टिंग नहीं होगी, राइट। आज अभी चाहे तो दुनिया में से कोई भी इंसान तंजानिया जाके घूम जा सकता है।
पहली बात, वहां पे मास्क को लगाने पे बैन लगा दिया है, कोई मास्क लगा के घूम नहीं सकता है। समझिए इस बात को, मास्क लगा के घूमना ही बैन हो गया। वहां पे सारी दुकानें खुली हुई है पहले जैसी। वहां पे जो स्कूल और कॉलेज है वो 1 तारीख से पूरी तरह से खुलने वाले हैं। और बोलने का मतलब ये है कि वहां पे माहौल बिल्कुल वैसा है जैसा कि आज से कुछ महीने पहले था। तो इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई तंजानिया ने, और ये हिम्मत जो देखा, बस यही हिम्मत हमें, मुझे लगता है कि बाकी देशों को दिखाना चाहिए। और इसका नतीजा ये हुआ कि वहां पे जो कोरोना से डेथ है वो भी बिल्कुल भी नहीं है। अब कोई नहीं मर रहा और ना ही कोई टेस्ट हो रहा है। सामान्य जिंदगी हो गई है और सबसे अच्छी हो गई है। तो ये एक उदाहरण है, इतिहास में उदाहरण है कि एक छोटा सा गरीब देश भी हिम्मत कर सकता है, डब्ल्यूएचओ के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी बात है, ये एक चुनौती देने वाली बात है। बड़े से बड़े देश, भारत जिसमें 140 करोड़ लोग रहते हैं, भारत भी डब्ल्यूएचओ को हाथ जोड़ के जो भी बोल रहा है वही कर रहा है, क्योंकि पता चल रहा है कि डब्ल्यूएचओ हर बार गलत बोलता है, मौतें हो रही है उसकी वजह से। लेकिन हमें लगता है कि हमें भी एक ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए, तंजानिया जैसा। लगता है कि दुनिया के दिल में तंजानिया बैठ जाएगा, क्योंकि उनके एग्जाम्पल से अब शायद कुछ उम्मीद जगी है, शायद जान बच सकती है लोगों की, कोरोना से नहीं, कोरोना के डर से। ये बहुत बड़ी बात है जो तंजानिया के बारे में आपने बताया। आपसे पहले भी बहुत से ऐसे मुल्क रहे हैं जिन्होंने अपने यहाँ लॉकडाउन नहीं लगाया, जिसमें स्वीडन की मिसाल दी जाती है और कई मुल्कों की मिसालें दी जाती हैं। और अब भी बहुत से मुल्कों ने अपने यहाँ से लॉकडाउन हटा करके कुछ एहतियात बताई है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की। वो बहरहाल अभी शायद पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है तंजानिया की तरह से। अब जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये कि ये जो फिगर्स हैं, डेथ फिगर्स और पेशेंट्स के फिगर्स, इसमें कहां कहां गड़बड़ी है? क्योंकि आप कुछ अपनी दूसरी वीडियोस में बता चुके हैं, जो हमारे दर्शक भी, मैं समझता हूं, थोड़ा सा उसको भी बताइएगा कि पेंडेमिक की डेफिनेशन कैसे बदली गई, वो क्या मकसद था, और हमारे यहाँ आईसीएमआर में भी डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर की मर्जी पर कर दिया गया कि टेस्ट हो या ना हो। आखिर ये क्या इस तरह का ये जो पूरा षड्यंत्र, एक तरह से अगर आपकी बात सही है तो वो कैसा है, और दूसरे देशों में भी क्या इसी तरह से हो रहा है? वहां की आईसीएमआर जैसी बॉडीज भी क्या यही काम कर रही हैं? आपने यहाँ 2 सवाल पूछे, पहले सवाल का जवाब पहले देता हूँ। एक तो पेंडेमिक का आपने नाम जिक्र किया। देखिए, पेंडेमिक एक वर्ड है। जब भी डब्ल्यूएचओ ऐलान करेगा कि पेंडेमिक की घोषणा हो गई है, तो इसका मतलब सारी सरकार सतर्क हो जाए, कोई महामारी आ गई है और जो देश को खा जाएगी, जनता को खा जाएगी। तो ऐसे में इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है, जहां पे सरकार को के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आ जाता है कि वो सरकार जनता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फिर चाहे इकोनॉमी क्रैश हो, चाहे सब कुछ बंद करना पड़े, लोगों को जेल में डालना पड़े, जो भी सरकार करेगी वो जस्टिफाइड होगा। आफ्टर पेंडेमिक है, और पेंडेमिक घोषित करने का, घोषणा करने की जो पावर है वो दुनिया में डब्ल्यूएचओ के पास है, ऐसा उनको पावर मिला हुआ है। तो लेकिन पेंडेमिक का डेफिनेशन क्या है कि जब एक एक पर्टिकुलर तरह की वायरस या एक पर्टिकुलर तरह की बीमारी एक लेवल से ज्यादा दिखे, और साइमल्टेनियसली अलग अलग जगह पे दिखे, और कितना ज्यादा, कम से कम 6 गुना से 30 गुना ज्यादा। लोग तो मरते ही हैं हर साल, ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं, इन्फ्लुएंजा से मरते हैं, सारी बीमारी से। लेकिन जैसे इन्फ्लुएंजा से करीब हर साल 6 लाख लोग मरते हैं, किसी साल अगर ऐसा लगे अनुमान कि 6 की जगह उसका 6 गुना ज्यादा मरेंगे, यानी 36 लाख लोग मर जाएंगे, तो अगर ऐसा एस्टिमेशन है तो ही पेंडेमिक की घोषणा कर सकते हैं। तो मतलब ये फॉर्मूला है कि जैसे भारत में हर साल ट्यूबरकुलोसिस से 5 लाख लोग मरते हैं, लेकिन अगर ऐसी कोई इंडिकेशन मिल जाए कि इस साल 5 लाख नहीं, 5 लाख की जगह 30 लाख लोग मर सकते हैं, तो एपिडेमिक घोषणा भारत सरकार कर सकती है, लेकिन ऐसी इंडिकेशन मिलनी चाहिए। तो ये तो एक रूल है। दूसरा रूल है पेंडेमिक का कि कोई नया वायरस अगर आता है जिसके अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी ना हो, तो भी पेंडेमिक हो सकता है। तो पेंडेमिक घोषित करने के लिए दोनों नियम साथ में हो तभी हो सकता है, दोनों में से कोई एक तब नहीं हो सकता। तो पहला तो नया वायरस होना चाहिए, दूसरा जितने लोग मरते हैं उस पर्टिकुलर कैटेगरी में, उससे अगर 6 गुना ज्यादा कम से कम लोग मरे, तो ही पेंडेमिक या मरने की चांसेस हो तो हो सकता है। डब्ल्यूएचओ ने क्या किया, 4 मई, याद रखिएगा, 4 मई 2009 में ये जो दूसरा डेफिनेशन है कि भाई 6 गुना ज्यादा लोग मरे तभी उसको पेंडेमिक की घोषणा कर सकते हैं, उस डेफिनेशन को डब्ल्यूएचओ ने चुपचाप अपने वेबसाइट से हटा दिया।
तो एक ही चीज रह गई, अगर कोई नया वायरस आता है पूरी दुनिया में तो पेंडेमिक की घोषणा की जा सकती है। और ये इतना आसान डेफिनेशन हो गया कि हर साल हजारों नए वायरस आते हैं। तो डब्ल्यूएचओ के पास पावर है, जब भी कभी वो पेंडेमिक की घोषणा करना चाहता है, कोई भी एक वायरस को सामने रख देगा, बोला देखो भाई ये वायरस नया आया है, और क्योंकि पेंडेमिक का घोषणा करने की ये डेफिनेशन काफी है, और वो घोषणा कर देगा। 4 मई को उन्होंने पेंडेमिक की डेफिनेशन चेंज की, और उसके ठीक अगले महीने H1N1 पेंडेमिक घोषित कर दिया 2009 में, याद कीजिए उसके जून महीने में, राइट, जो कि एक साल बाद, ठीक एक साल बाद 2010 जुलाई में ये पकड़ा गया कि डब्ल्यूएचओ ने षड्यंत्र के तहत $18 मिलियन उनका घपला किया, और उस घपले को करने के लिए उन्होंने H1N1 पेंडेमिक की घोषणा की। $18 मिलियन का घपला उस एक साल में कर चुके थे। अभी प्लानिंग और भी होगी, लेकिन तब तक वो पकड़े गए। ये किसने पकड़ा? PAC, पार्लियामेंट्री असेंबली काउंसिल ऑफ यूरोप ने पकड़ा उसको, रंगे हाथों पकड़ा, राइट। तो उसमें ब्लैक एंड व्हाइट में सारा कुछ है। तो अब उसके ठीक 10 साल बाद, यानी कि इस साल दोबारा से पेंडेमिक की घोषणा की डब्ल्यूएचओ ने। और मतलब ये कि एक नया वायरस, पेंडेमिक का मतलब हो गया, सीधा सी बात है, नया वायरस आ गया है, ना कि वो वायरस खतरनाक है। वायरस आना और खतरनाक होना, ये दोनों कंडीशन होंगे तो ही पेंडेमिक होना चाहिए था, लेकिन उसने एक लाइन हटा दिया। तो अब फार्मास्यूटिकल कंपनीज के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, वो जब चाहे एपिडेमिक पेंडेमिक की घोषणा करवा सकता है डब्ल्यूएचओ से। और सरकार जो जितने भी हैं, उनको भी लगता है कि हमारे देश में ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाए कि हमारे पास पावर आ जाए, तो डब्ल्यूएचओ का सपोर्ट मिले, तो कोई एक कंट्री चाहे तो पेंडेमिक एपिडेमिक घोषित करवा के वो अपनी जनसंख्या को जेल में बंद कर सकती है, घरों में बंद कर सकती है। मान लो किसी सरकार के खिलाफ कोई ना कोई एजिटेशन चल रहा है, कोई ना कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, और सरकार के पास एक टूल, एक हथियार चाहिए जिससे वो प्रोटेस्ट को तितर बितर कर दे, तो वो टूल क्या है? एपिडेमिक एक्ट है, पेंडेमिक है। लेकिन इसके नियम है, इंटरनेशनल नियम है, तो वो नियम का पालन करने के लिए वो डब्ल्यूएचओ कर सकता है। तो डब्ल्यूएचओ के अगर सांठ गांठ हुआ तो ये चीज हो सकती है। तो ये तो हुई पेंडेमिक की बात। अब आता है आईसीएमआर की बात, जो आपने पूछी थी। देखिए, आईसीएमआर ने आज से 2 हफ्ते हो गए इस चीज को, मुझे लगता है आईसीएमआर ने एक नया बदलाव किया है कि अगर किसी की डेथ होती है भारत की धरती पे, तो उसका कोरोना टेस्ट होगा। कोई हॉस्पिटल में एडमिशन भी होगा तो कोरोना टेस्ट होगा। मतलब आप या मैं अगर हॉस्पिटल जाएंगे, मैं तो कभी हॉस्पिटल जाता नहीं, और आई एम श्योर कि आप भी नहीं जाते होंगे। अगर हम आज हॉस्पिटल जाते हैं, तो चाहे किसी भी चीज के लिए जा रहे हो, चाहे हमारा पैर फ्रैक्चर हो गया हो, सिर पे चोट लगी हो, यूं ही किसी से मिलने जा रहे हैं, फॉर दैट मैटर भी, अगर आप हॉस्पिटल में पधारे तो कोरोना टेस्ट आपका होगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई किसी की डेथ होगी भारत की धरती में, तो कोरोना टेस्ट होगा। मान लो किसी की डेथ हुई है इवन एक्सीडेंट से, लेकिन कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो लिख देंगे मरने का कारण क्या है? एक्सीडेंट नहीं है, कोरोना कोरोना पॉजिटिव है, तो मरने का कारण क्या है? ये कोरोना वायरस से मरा है। समझिए इस बात को, कि एक्सीडेंट से कोई एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल लेते लेते मर गया, लेकिन मरने के बाद कोरोना टेस्ट करना अनिवार्य है, और टेस्ट में पॉजिटिव आया, तो क्या आ जाएगा कि कोरोना वायरस से मरा, ना कि एक्सीडेंट से मरा। हाँ, एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मरा किससे? कोरोना वायरस से। तो डॉक्टर के पास फ्रीडम नहीं है, डॉक्टर को ये लिखना ही पड़ेगा कि कोरोना, मान लो टेस्ट नहीं होता है, अगर टेस्ट नहीं होता है लेकिन निमोनिया के सिम्टम है, याद रखिए हर साल भारत में 1.5 लाख लोग निमोनिया से मरते हैं। लेकिन अब निमोनिया के सिम्टम अगर हैं और टेस्ट नहीं हुआ है, या टेस्ट हुआ है और नेगेटिव आया है, याद रखिए टेस्ट हो गया और टेस्ट में नेगेटिव है, मतलब कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन अगर निमोनिया के सिम्टम है तो भी कोरोना वायरस डेथ माना जाएगा सर्टिफिकेट में, तब भी कोरोना वायरस ही लिखना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, टेस्ट में नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो गई, तब भी कोरोना वायरस लिखना पड़ेगा, चाहे टेस्ट में नेगेटिव आया तब भी। किसी की हार्ट से डेथ हुआ, हार्ट इंजरी, कार्डियक इंजरी, कोरोना वायरस नेगेटिव आया, तब भी कोरोना डेथ लिखना पड़ेगा। तो मतलब कोरोना पॉजिटिव है तब भी लिखना पड़ेगा, कोरोना नेगेटिव है तब भी लिखना पड़ेगा, एक्सीडेंट डेथ हुआ तब भी लिखना पड़ेगा। यानी कि कोई मरा तो वो कोरोना से मरा, या फिर वो मरा ही नहीं, राइट। तो ये डेफिनेशन है, मैं एक सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ इसको, राइट। तो दैट इज द न्यू डेफिनेशन। तो आप देखेंगे, आप आने वाले दिनों में बड़ी तेजी से नंबर भारत में कोरोना डेथ की बढ़ते दिखाई देंगे। जैसे जैसे ये जो गाइडलाइन है भारत के डॉक्टरों में पेनिट्रेट होगा, तो पेनिट्रेट होना शुरू नहीं हुआ, लेकिन पेनिट्रेट होगा, सारी डॉक्टर्स जब इसको अडेप्ट कर लेंगे, तो वो डॉक्टर्स लिखने लगेंगे, और तब डेथ की जो संख्या बढ़ जाएगी। डेथ सर्टिफिकेट में एक नया कॉलम बना दिया गया है, वो कॉलम ही कोरोना कॉलम है, मतलब एक नया कॉलम ही बना दिया है, राइट, कि इसमें लिखना ही पड़ेगा कोरोना, इसलिए वो कॉलम बना हुआ है, राइट। तो और ये तो हुई भारत की बात। यूएस में यही चीज 1 महीने पहले लागू हो चुकी थी। सीडीसी ने जो बात मैंने भारत के लिए बताई, यूएस के लिए भी 1 महीने पहले लागू हो चुकी थी। और जाहिर सी बात आप देखेंगे भी,
यूएस में सबसे ज्यादा कोरोना डेथ हुए, और सबसे तेजी से आप देखेंगे यूएस की डेथ के फिगर चेंज होते जाएंगे। लेकिन वो असली में कोरोना डेथ नहीं है, वो सर्टिफिकेट में बदलाव की वजह से जितने भी लोग वहां मरेंगे उनमें से अधिकतर लोगों में कोरोना डेथ लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये वहां का नियम है। तो अंत में जाके आप देखेंगे इस साल के अंत तक भारत में और यूएस में मिला के करोड़ों को कोरोना डेथ दिखेगा, करोड़ों कोरोना डेथ दिखेगा। तो डब्ल्यूएचओ की जो झूठ थी वो पकड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने प्रिडिक्ट किया था कि 2 करोड़ लोग कम से कम मारे जाएंगे कोरोना से, इसलिए हम पेंडेमिक की घोषणा कर रहे हैं। उन्होंने मार्च 28 को ऐसा बताया था। तो वो 2 करोड़ का फिगर कम से कम 2 करोड़ नहीं तो 1 करोड़ भी मैच हो गया, तो भी डब्ल्यूएचओ बोलेगा देखो हमने 2 करोड़ तो बोला था, लेकिन चलो 1 करोड़ तो हुआ ना। राइट। तो ये सारा षड्यंत्र है। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा, जो मैं बता रहा हूँ सच होता हुआ दिखेगा, जो कि बहुत दुख की बात है। जो चीज मैंने जनवरी में बताई थी वो आज सत्य दिख रहा है, और जो चीज आज मैं बता रहा हूँ वो आगे दिखेगा। राइट। तो ये खेल सारा चल रहा है। ये बहुत ही तकलीफ दे बात है कि कोई किसी और बीमारी से में हो या अस्पताल जाए भी तो वो कोरोना टेस्ट कराना होगा, और कोरोना से नहीं भी मरे तो भी कोरोना लिखा जाएगा बाकायदा संख्या बढ़ाने के लिए। तो ये एक पूरा एक अगर ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अमेरिका में 1 महीने पहले शुरू हो गया, शायद इसीलिए, बल्कि अब तो यकीन से कहा जा सकता है कि इसीलिए वो 1 लाख से ज्यादा फिगर वहां पे पहुंच चुका है। तो ऐसी हालत में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, जिसमें लोग अपने डॉक्यूमेंट देते हुए डर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे ही कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ राज्यों में सरकारों को भी मालूम है कि सरकारी तरीके से जब टेस्ट किया जाता है कोरोना का तो वो पॉजिटिव आ जाता है, और जब वही इंसान जाता है प्राइवेट चेक कराने के लिए तो वहां कोरोना नेगेटिव आ जाता है। तो क्या अगर इस बात को हम सही समझें, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तादाद बढ़ाने का एक पूरा षड्यंत्र है, तो ये समझ में आना आसान है कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, कंफर्म्ड होगा, डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो हम जरूर आप लोगों के सामने पेश करेंगे। लेकिन ये समस्या है, ऐसी खबरें आ रही हैं, इसलिए दर्शकों को जागरूक करने के लिए भी ये बात मैंने बताई है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जो जो किट्स आ रहे हैं, शुरू शुरू में किट्स के खराब होने की खबर भी आई थी, आपने भी बताया था कि जो जो टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर है वो इंडस्ट्रियल थर्मामीटर यूज किया गया है, और इसके अलावा जो टेस्ट किट्स हैं वो असल में इस काम के लिए बनी ही नहीं है, ये सिर्फ साइंटिफिक टेस्ट के लिए वो थी जिनको बाकायदा अब इंसानों पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारा खेल, तो आपको क्या लगता है, ये सरकारी अस्पतालों में ज्यादा फिगर बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ हो सकता है, क्या है ये? देखिए, ये तो शुरू से ही एक सस्पिशियस चीज थी। मैंने वही बताया आपको, तंजानिया का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया कि सारा का सारा जो भांडा फूट सकता है या सारा खेल अगर खत्म करना हो तो सिर्फ एक ही चीज करना होगा किसी भी देश को, जिस जो तंजानिया ने किया कि वो टेस्ट किट को उठा के बाहर फेंक दो देश के, और सारा खेल खत्म। और इसका उल्टा, अगर इस खेल को लंबा चलाना है तो इसका ठीक उल्टा करो कि ये टेस्ट किट को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, जैसे कि भारत कर रहा है। रोज भारत में 1 लाख नए टेस्ट हो रहे हैं, 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं। और जितने भी बोल रहे हैं ना, आज इतने केसेस बढ़ गए, देखिए केसेस बढ़ गए, वो अलग बात है, कितने बीमार लोग बढ़े हैं। बीमार लोग नहीं, केसेस का मतलब है कि उसके बॉडी में कोरोना वायरस पाया गया है। कोरोना वायरस मेरे बॉडी में भी हो सकता है, आपके बॉडी में हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी में मिलियंस ऑफ वायरस है, उनमें से कोरोना वायरस हो सकता है। लेकिन क्या उसकी वजह से मैं बीमार हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ना कि वायरस है या नहीं। वायरस होना ना होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि बॉडी बनाई वायरस का बैक्टीरिया का है। इम्पोर्टेंट है क्या कोई वायरस की वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो जब अभी टीवी में फिगर दिखा रहे हैं कि आज 5,000 नए केसेस पाए गए, तो लोगों को लग रहा है 5,000 नए लोग बीमार पड़ गए, ऐसा नहीं है। नए केस मतलब 5,000 ऐसे लोग हैं जिनके बॉडी में कोरोना वायरस पाया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस वक्त मेरे एस्टिमेट के हिसाब से भारत में जो टोटल नंबर ऑफ केस होने चाहिए 14 करोड़ लोग। 14 करोड़ लोगों के बॉडी में कोरोना वायरस आके जा चुका है, 10% लोग। क्योंकि जब सैंपलिंग की गई जर्मनी में, आइसलैंड में, यूएस के न्यूयॉर्क में, तब वहां 10% से 14% तक लोगों के बॉडी में एंटीबॉडी टेस्ट में पॉजिटिव निकला। तो मतलब ये, और ये सारे वो देश है जहाँ लॉकडाउन था, भारत की तरह, भारत से राइट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भारत में भी अगर एंटीबॉडी टेस्ट होगा तो क्लियर हो जाएगा कि 14 करोड़ लोगों की बॉडी में कोरोना वायरस आके जा चुका है या जाने वाला है, ये सब बैठा हुआ है। तो बोलने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस भारत की बात करें तो वो 14 करोड़ है,
और आने वाले दिनों में 100 करोड़ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इनके जो छोटे भाई हैं कोरोना वायरस के, 2-3 भाई और भी हैं जो पहले आ चुके हैं। हांगकांग कोरोना वायरस है, एक नीदरलैंड वाला कोरोना वायरस है, एक यूएस वाला कोरोना वायरस है जो 1965 में आया था। तो इनकी प्रवृत्ति होती है कि वो फैलते 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 70% जनसंख्या की बॉडी में एक बार आते हैं, दर्शन देके फिर चले जाते हैं। इसकी प्रवृत्ति है, तभी इसका नाम वायरस है। तो हमारे भी देश में 100, अगले देखिएगा कुछ महीनों में 100 करोड़ लोगों की बॉडी में आके जा चुका होगा, जैसे कि बाकी वायरस के साथ होता है। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं कि केस बढ़ गया, लेकिन हाँ, वो केस बढ़ गया वो जब हम देखते हैं तो एक आम इंसान डर जाता है, क्योंकि उसको लगता है केस का मतलब बीमारी, बीमार इंसान बढ़ गया, और बीमारी का मतलब अब वो मरने वाले हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, इसका उल्टा ही है। तो अब केस को बढ़ाना दिखाने के लिए ये तो सारा कुछ है जो वो बता भी रहे हैं आप, कि वो सरकारी उसमें जब टेस्ट होता है तो पॉजिटिव आता है, प्राइवेट में नेगेटिव, तो देयर इज क्वाइट पॉसिबल थिंग। तभी आप देखिए बहुत सारे देश, यहाँ तक कि गरीब से गरीब देश, तंजानिया जैसा देश भी इस टेस्ट का अपोज कर रहा है। यहाँ तक कि अभी आप मानेंगे इस बात को कि 2 से 2.5 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी पूरी दुनिया में। अकेले यूएस में 1 करोड़ 20 लाख टेस्ट हो चुके हैं। भारत में हर 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 दिन 1 लाख नए टेस्ट हो रहे हैं। तो 2-2.5 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। इसके बाद भी, इतने टेस्ट के बाद भी, तो ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, इसको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है एज ए डायग्नोस्टिक टूल। अभी तक इसका रिसर्च स्टेटस ओनली। तो इतने टेस्ट के बाद भी अप्रूवल क्यों नहीं मिला? उसका कारण भी सीडीसी की वेबसाइट में है, क्योंकि अभी भी इस टेस्ट से ये क्लियरली पता नहीं चलता कि कोरोना वायरस बॉडी में है या नहीं है। वो पॉजिटिव का मतलब फॉल्स पॉजिटिव है या ट्रू पॉजिटिव है, नेगेटिव का मतलब फॉल्स नेगेटिव है, ट्रू नेगेटिव है। अभी तक भी नहीं क्लियर हो पाया है 2.5 करोड़, 2 से 2.5 करोड़ टेस्ट होने के बाद। राइट, तो साफ की बात है, इंडिकेशन यही है कि ये टेस्ट किट ही सारा एक औजार है, इस खेल को चलाने का एक हथियार है। तो ये सब बहरहाल बहुत सी चीजें आपने बताई, और किस किस तरीके से फिगर्स बढ़ाया जा रहा है, और कितने और ज्यादा हो सकते हैं जो आपने करोड़ों की संख्या में बताया। अब आखिर में मैं फिर वही आपसे सवाल करूंगा, और लोगों को याद दिलाने के लिए कि आप आम लोगों को क्या मशवरा देंगे, और आपकी जो 3 स्टेप डाइट है उसके बारे में जरा आखिर में बता दीजिए, ताकि उससे फायदा उठा करके लोग कुछ चिंता रहित रह सके, उनकी चिंता खत्म हो सके। देखिए, यहाँ बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को। मैंने तो पहले से बताता आ रहा हूँ, जनवरी से 3 स्टेप डाइट से 3 दिन लगते हैं किसी भी तरह के फ्लू से बाहर निकलने में। फ्लू का नाम क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, H1N1 है, इन्फ्लुएंजा है या कोरोना है, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे ही आपको फ्लू का पहले इंडिकेशन आता है, फीवरिश लगता है, फीवर चाहे हो ना हो, फीवरिश का एहसास होता है, या फिर कमजोरी लगती है, या फिर खांसी का पहला एहसास होता है, इमीडिएटली आप 3 स्टेप डाइट को फॉलो कीजिए। 3 स्टेप डाइट में पहले दिन क्या करना है, अपने बॉडी वेट के अनुसार, मान लो मेरा बॉडी वेट 60 kg है, डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 60 kg डिवाइडेड बाय 10, दैट बिकम्स 6 ग्लास नारियल पानी 400 ml वाला, और 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस में, जैसे मौसमी है, संतरा है, या किन्नू है, या अनानास है, इसका जूस पूरे दिन भर में, डे 1। मान लो आज पहला दिन का फीलिंग है तो आज से, कल डे 2 में ये फॉर्मूला बदल जाएगा, योर बॉडी वेट डिवाइड बाय, इंस्टेड ऑफ 10 वो बन जाएगा 20, यानी कि 60 डिवाइड बाय 20, मेरा बॉडी वेट 60 kg अगर है तो डिवाइड बाय 20, दैट बिकम्स 3। 3 ग्लास नारियल पानी बड़ा वाला, और 3 ग्लास फ्रेश सिट्रस फ्रूट जूस पूरे दिन भर में, यानी कि 6 ग्लास हो गए। और साथ में एक और फॉर्मूला बता दूं, आपका बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 60 kg इंटू 5, दैट बिकम्स 500, सॉरी दैट बिकम्स 300 ग्राम, 300 ग्राम। तो 300 ग्राम खीरा टमाटर खाना है पूरे दिन भर में जब मर्जी। तो ये मेरा सेकंड डे का डाइट है। सेकंड डे के शाम तक आप देखेंगे आपका टेम्परेचर 100 डिग्री के आसपास रहेगा, 101 तक नहीं पहुंचेगा। आपकी जो कमजोरी है उतना उतना कमजोर फील नहीं करेंगे, सब कुछ ठीक सा लगेगा। डे 3 फाइनल डे, 12 बजे तक का फॉर्मूला है, आपका बॉडी वेट डिवाइड बाय 30, मेरा बॉडी वेट 60 kg डिवाइड बाय 30, दैट बिकम्स 2। 2 ग्लास बड़ा नारियल पानी और 2 ग्लास ही सिट्रस फ्रूट जूस 12 बजे तक आपको लेना है। और उसके बाद लंच में वही होगा जो कल का फॉर्मूला, यानी कि खीरा टमाटर 300 ग्राम, क्योंकि मैं 60 kg का इंसान हूँ। और उसके बाद जो डिनर तक आप शॉक रहेंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि आपका फ्लू ठीक हो चुका है। आपका एहसास रहेगा कि अब दोबारा ताकत आ गई है, टेम्परेचर है नहीं। तो घर का बना हुआ वेजिटेरियन खाना खाइए, कम नमक कम तेल में, 14 दिन काम दे जाएगा। ये मैंने बहुत बार बोला है, और उसका रिजल्ट ये आया कि आज ना केवल जो मेरे पेशेंट्स हैं जिनको मैंने अपने सुपरविजन में ठीक किया, उनके रिकॉर्ड तो मैंने यूट्यूब में डाले हैं, कोरोना क्योर फाउंड, आप मेरे वेबसाइट पे जाके, मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं।
लेकिन अब पूरे दुनिया से और भारत से भी अलग-अलग शहरों से ऐसे पेशेंट्स के रेफरेंसेस आ रहे हैं फ़ोन पे, ईमेल पे कि हमने आपका 3 स्टेप डाइट फ़ॉलो किया और कोई बोल रहा है मुझे 5 दिन में कोरोना नेगेटिव आ गया, कोई बोल रहा है मैं 14 दिन में कोरोना नेगेटिव आ गया। तो ये काम करता है, हर बार काम करता है और अब तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट के सबूत हैं, चाहे वो भारत के हों या भारत से बाहर हों। तो मतलब ये है कि जैसे ही आपको फ्लू आएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि वो टेस्ट करा के देखना है, ज़रूरी तो ये है कि उस फ्लू को भगाना है। उसके लिए 3 स्टेप डाइट जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बस इतनी सी बात है। तो ये आप कीजिए, मैंने तो ये देखा है श्योर हर बार ये काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के लिए वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। और आपने फिर वो साजिश भी बताई, डर से बाहर निकलने का इंतजाम भी बताया, और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसके ठीक होने का रास्ता भी बताया। मैं समझता हूं कि ये बहुत ही काम की इंफॉर्मेशन है जो हमारे दर्शक इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।